गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स और वाइवा वोसी फॉर केमिस्ट्री लेबोरेटरी, यानी केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज के लेक्चर में कवर करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर तेजपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना। आई हैव क्वालिफाइड CSIR नेट JRF, UGC नेट JRF एंड गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। आई एम आल्सो गोल्ड मेडलिस्ट इन MSc। तो प्यारे बच्चों, जो आज का पहला क्वेश्चन है, वाई सोडियम मेटल इज प्लेस्ड इन केरोसिन ऑयल, यानी कि सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो बच्चों, जो सोडियम मेटल है, इसकी एक स्पेशल फीचर्स ये है, ये एक अकेला ऐसा मेटल है जो सॉफ्ट मेटल है और इसको नाइफ से यानी कि चाकू से काटा जा सकता है। और ये क्या, हाईली रिएक्टिव है। जो सोडियम मेटल है हाईली रिएक्टिव है। ये मॉइस्चर, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर या फिर जो ऑक्सीजन है, मतलब वातावरण में जो नमी है, वाटर और ऑक्सीजन है, उससे तुरंत रिएक्ट कर लेता है, तुरंत रिएक्शन कर लेता है। इसकी रिएक्शन क्या है, देखिए, सोडियम प्लस वाटर, वाटर मतलब HOH, देखिए HOH क्या बनाएगा, NaOH प्लस H2, देखिए H2। और H2 क्या है, ये फ्यूल का काम करता है, हाइड्रोजन गैस। हाईली क्या है, फ्लेमेबल है, ये बहुत अधिक क्या है, ज्वलनशील है। तो तुरंत क्या करता है, आग लगाने का काम करता है। तो इस रिएक्शन को रोकने के लिए इसको स्टोर करते हैं केरोसिन में। केरोसिन जो है बच्चों, ये जब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी, तो गांव के एरिया में, दूर दराज में, इस केरोसिन का यूज लैंप के में यूज करते थे। आजकल तो लाइट वगैरह आ गई है, तो केरोसिन का यूज कम होता है। इसका मेन ड्रॉबैक्स ये है कि क्या है, ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण को फैलाता है। इसमें हम लिख सकते हैं, देखिए, सोडियम मेटल इज प्लेस्ड इन kerosene oil because it reacts vigorously, मतलब जोरों से, with oxygen and moisture, oxygen and moisture due to its high reactivity, यानी कि इसकी बहुत अधिक क्रियाशीलता की वजह से ये वातावरण पाई जानी मॉइस्चर से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण इसको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है ताकि कोई घटना वगैरह ना घटे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के स्ट्रक्चर आपसे पूछे जा सकते हैं और जनरली कुछ आपसे पूछे भी जाते हैं। हमने कुछ इंपोर्टेंट्स कंपाउंड्स को कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखिए, 4 कंपाउंड्स लिए हैं हमने। पहला सोडियम कार्बोनेट, सेकंड देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, थर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट,
और 4 देखिए पोटेशियम क्रोमेट, जो अक्सर वाइवा में बच्चों से पूछे जाते हैं, पोटेशियम क्रोमेट। जो सोडियम कार्बोनेट है इसको धावन सोडा या फिर वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा। देखिए पहले जब साबुन वगैरह नहीं था या शैम्पू नहीं था तो लोग ज़्यादातर इसी से कपड़े धोने का काम करते थे। और ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, अगर आज से 30 साल पीछे जाते हैं तो इसी से सारा वॉशिंग का काम चलता था। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है देखिए Na2CO3, और इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होता है वाटर 10H2O, 10H2O सोडियम कार्बोनेट, और 10 मॉलिक्यूल क्या है इसका वाटर है। तो इसका फॉर्मूला क्या है Na2CO3 इंटू 10H2O। दूसरा देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, NaHCO3। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा, या फिर इसको मीठा सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा। इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा। देखिए काफ़ी डिशेस में, व्यंजन में इसका प्रयोग किया जाता है, और बेकरी में भी इसका बहुत यूज होता है। और कभी अक्सर लैब में देखा होगा जब एसिड गिर जाता है स्किन पर तो आपके लैब इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल से आप उसको धो लीजिए, क्योंकि इसका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, क्षारीय नेचर, बेसिक नेचर, इसका नेचर क्षारीय होता है। तो सोडियम। अब तीसरी बात है पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखिए K2Cr2O7। देखिए ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और लेबोरेटरी में या फिर इंडस्ट्रीज में इसका यूज कॉमन है। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये येलो कलर का होता है, सॉरी ऑरेंज कलर का, ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर। और इसको जब H2 के साथ मिलाते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो बनता है बच्चों CrO3 क्रोमिक एसिड। तो प्रयोगशाला में जो भी ग्लास बेयर्स होते हैं, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, उसमें धोने के काम आता है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4। तो इसकी मिक्सचर क्या बनता है, क्रोमिक एसिड। तो जितने भी ग्लास बेयर्स होते हैं लैब में, उनको वॉश करने के काम में इन दोनों का यूज किया जाता है। और लास्ट देखिए पोटेशियम क्रोमेट, इसका होता है K2Cr2O4, और ये होता है येलो कलर का, येलो कलर का। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O4। अब चलते हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखिए, इफ द कंपाउंड्स, if the compound turns blue litmus to red। देखिए ब्लू लिटमस टू रेड, व्हाट विल यू गैस। आपको लैब में कोई कंपाउंड दिया जाएगा और आपको दिया जाएगा एक लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर ये बना होता है लाइकेन का, लाइकेन का। अगर कोई कंपाउंड इस लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है तो वो कंपाउंड किस नेचर का होगा, ये बताना है। अगर कोई कंपाउंड ब्लू यानी नीले लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है तो उस कंपाउंड का नेचर क्या होगा। तो अच्छा कोई कंपाउंड्स है देखिए, और ये है लिटमस पेपर। देखिए लिटमस पेपर, लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का है और अगर रेड में चेंज हो जाता है
कोई कंपाउंड की 2-3 ड्रॉप डालने पर अगर ये लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है तो कंपाउंड का नेचर होता है एसिड नेचर। देखिए एसिड नेचर, ये यानी कि आप क्लियर कह सकते हैं कोई भी कंपाउंड अगर ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा, देखिए तो कंपाउंड नेचर होगा एसिड नेचर। और जस्ट इसका उल्टा देखिए, और कोई कंपाउंड है और वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है तो उसका नेचर होगा बेसिक नेचर। देखिए बेसिक नेचर, यानी कि हम कह सकते हैं अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज होता है तो कंपाउंड क्या है एसिड नेचर का, और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होता है तो कंपाउंड का नेचर है बेसिक नेचर। ये जनरली आपको प्रैक्टिकल लैब में बहुत काम आएगा, इसलिए आपको अच्छे से क्या करना है, इसको देखना है। जो फोर्थ क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन MSDS, और सेकंड है PPE। देखिए PPE, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन MSDS और PP, यानी कि MSDS के बारे में और PP के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है। MSDS की फुल फॉर्म होती है मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। देखिए शीट मतलब सामग्री सुरक्षा डाटा शीट। देखिए हर एक कंपाउंड का, जो भी कंपाउंड आपको लैब में दिया जाएगा उस कंपाउंड का एक सेफ्टी डेटा शीट होती है जिसको कहा गया MSDS। यानी कोई भी कंपाउंड जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, या अभी हमने बताया आपका K2Cr2O7 है, ये कोई भी कंपाउंड जिसका आप कोई भी प्रैक्टिकल लैब में कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाता है MSDS से, यानी कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स है। यानी कि ये शीट्स उस कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टीज को, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन बताती है। तो आपको ये हिदायत दी जाती है, कभी भी लैब में जाते हैं तो आपका लैब इंस्ट्रक्टर आपसे कहेगा कि आपको जिस कंपाउंड पे आप काम कर रहे हैं या जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस कंपाउंड के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप गूगल से जाकर किसी भी कंपाउंड की MSDS को चेक कर सकते हैं। क्योंकि कंपाउंड क्या हो सकता है, ज्वलनशील हो सकता है, हाईली फ्लेमेबल, या कंपाउंड कार्सिनोजेनिक हो सकता है, कैंसर युक्त हो सकता है, जो कैंसर को फैलाने का काम करता है। तो ये कहा जाता है कि सेफ्टी के तौर पर आपको MSDS की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि लैब में कोई छोटी मोटी घटनाओं से बचा जा सके। और सेकंड करेंगे बच्चों, देखो PP। कोरोना में आपने देखा होगा PP का नाम बहुत सुना है आपने, और कोरोना में चला भी था। PP का है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स देखिए यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ये कोरोना में आपने बहुत सुना होगा, क्या PP को यूज करने के बाद ही लोग जितने भी पेशेंट थे उनसे हाथ लगा पा रहे थे लैब में। तो इसमें क्या है बच्चों, जो इसके अंदर पाए जाते हैं उपकरण या जो इसके इक्विपमेंट्स हैं उसमें आता है जैसे सेफ्टी गोगल्स, सेफ्टी गोगल्स, फेस शील्ड, फेस शील्ड जो चेहरे पे ढका जाता है हेलमेट टाइप का ताकि वायरस अटैक ना कर पाए।
फेस शील्ड, और देखिए कोट, जो हम लैब कोट बोलते हैं, लैब कोट, और लगभग कितना होता है 41 से 42 इंच का, जो घुटने से नीचे तक आए। सेफ्टी गोगल्स, फेस शील्ड, लैब कोट, और देखिए नाइट्राइल ग्लव्स, ग्लव्स देखिए हाथों में ग्लव्स पहनकर ही रहते थे। और देखिए आपका शूज, देखिए, और ये कहा भी जाता है कि अगर आप लैब में आप काम कर रहे हैं या कोई हार्मफुल कंपाउंड्स के साथ कोई रिएक्शन ज़्यादा हार्मफुल है, तो आपको पीपी का यूज करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। और इसमें क्या क्या, सेफ्टी गोगल्स, फेस शील्ड जो चेहरे को पूरा ढक लेता है, लैब कोट, नाइट्राइल ग्लव्स और शूज। बच्चों अब आज के लेक्चर का हम 5वां क्वेश्चन कवर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन 5, देखिए 5वां यहीं तक रहने देंगे। देखिए व्हाट इज टाइट्रेशन, व्हाट इज टाइट्रेशन, यानी कि टाइट्रेशन मतलब अनुमापन। अनुमापन क्या है, अनुमापन क्या है? तो आपने देखा होगा लैब में आपको कोई भी कंपाउंड्स या कोई भी सब्सटेंस या सॉल्यूशन दे दी जाता है, और आपसे कहा जाता है कि आपको उसका कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना है, उसका सांद्रण निकालना है। तो आपको 2 सॉल्यूशन दिए होंगे, एक नॉन सॉल्यूशन, नॉन सॉल्यूशन यानी कि जिसकी कंसंट्रेशन पता है आपको, नॉन है, और एक दे रखा होगा आपको अननोन सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन मतलब अज्ञात विलयन। तो इसकी हेल्प से, यानी कि नॉन की हेल्प से, जिसका सांद्रण आपको पता है, आपको अननोन की स्ट्रेंथ निकालनी है कि अननोन सॉल्यूशन का सांद्रण क्या होता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं टाइट्रेशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, देखिए, टू डिटरमाइन द concentration, to determine the concentration of a unknown substance with the help of known substance, known substance या फिर स्टैंडर्ड सब्सटेंस, जिसके बारे में आपको पता है, सब्सटेंस यानी ज्ञात विलयन की सहायता से अन्यान विलयन की सांद्रता को ज्ञात करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टाइट्रेशन टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ए अननोन सब्सटेंस with the help of a non substance. This is called titration. टाइट्रेशन में क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं। जो इसमें रिक्वायरमेंट होती है इक्विपमेंट्स की, ब्यूरेट, पीपेट, देखिए बीकर, और देखिए बीकर और स्टीरिंग रोड, और एक होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर देखिए, कभी लैब में चलेंगे तो आपको इसको करके भी दिखाएंगे। इसकी हेल्प से किसी अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया जा सकता है। थैंक यू।